इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड लेंसेज के बारे में, जिस तरह स्नेल्स लॉ है, क्रिटिकल एंगल है, कोई रे रेफ्रेक्ट होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंसेज और उनके अंदर इमेजेस किस तरह बनती हैं, आँख के अंदर हमें इमेज किस तरह दिखाई देती है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस किस पॉइंट पर ऊपर है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सेमी सर्कुलर ब्लॉक, सिर्फ जो बेसिक रिफ्रैक्शन है वो हम इससे पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ सेमी सर्कुलर ब्लॉक। ये आपके पास एक सेमी सर्कुलर ब्लॉक है जिसके अंदर यहाँ से इस पॉइंट से इंसिडेंट रे आ रही है, यानी कि वो रे जो इंसिडेंट कर रही है, उसको इंसाइड कर रही है। फिर उसके बाद ये रे जो है वो रेफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरफ, क्योंकि यहाँ इसका मटेरियल चेंज हुआ। तो इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल इंसिडेंट एंगल ने नॉर्मल के साथ बनाई उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसी तरह यहाँ जो रेफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाई हम उसको एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन कहेंगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ सेमी सर्कुलर ब्लॉक, जब भी रे ऑफ लाइट आपका ट्रेवल करता है सेमी सर्कुलर ब्लॉक के अंदर से, द रे विल बी रेफ्रैक्टेड, तो जो रे है वो आपकी रेफ्रैक्ट होती है। इन द सेम वे बट देयर विल आल्सो बी सम रिफ्लेक्शन, मगर वहाँ कुछ रिफ्लेक्शन भी होगी। इसी तरह इंसिडेंट रे जैसे ही सेमी सर्कुलर ब्लॉक के अंदर जाती है तो रेफ्रैक्शन तो होती है, मगर वहाँ रिफ्लेक्शन भी होती है। ये चीज़ हमने आपको बतानी थी। अब इन दो चीज़ों की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब वो समझते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा आप तवज्जो दें। जैसे ही इंसिडेंट रे अप्रोच करती है इस क्रिटिकल एंगल को, इस पॉइंट को, और वहाँ क्रिटिकल एंगल बनाती है तकरीबन 42 डिग्री, तो जो रेफ्रैक्टेड रे है वो ट्रेवल करती है एट द राइट एंगल्स टू द नॉर्मल। फिर वो जो रेफ्रैक्टेड रे है वो राइट एंगल्स टू द नॉर्मल, यहाँ देखें आप, रेफ्रैक्टेड रे जो है बिल्कुल इस नॉर्मल के यहाँ सीधी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नॉर्मल और इस रेफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री है। जैसे ही इंसिडेंट रे अप्रोच करती है क्रिटिकल एंगल को जो अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री है, तो जो रेफ्रैक्टेड रे है वो ट्रेवल करेगी एट द राइट एंगल टू द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ वो राइट एंगल हो जाएगी, और उसके साथ साथ रे रिफ्लेक्ट भी होगी। ये भी हमने चीज़ याद करनी है। अब यहाँ जो ये सारा काम है, रे रिफ्रैक्ट हो रही है लेकिन वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रही है, और रे रिफ्लेक्ट भी हो रही है। जब एंगल हो 90 डिग्री इंसिडेंट के ऊपर, ये है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ते हैं आगे। अगर आपने इंसिडेंट एंगल की क्रिटिकल एंगल आपने बढ़ा दी जो कि 42 डिग्री है, तो यहाँ से जो रेफ्रैक्टेड रे थी पहले, वो रेफ्रैक्टेड रे गुम हो जाएगी, वो होगी नहीं, सारी की सारी रे रेफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब जो रे आई वो सारी की सारी रेफ्लेक्ट हुई, मतलब ये कि पूरी की पूरी लाइट रेफ्लेक्ट हुई, टोटल रेफ्लेक्ट हुई, इसलिए इसको हम कहते हैं टोटल रेफ्लेक्शन। ये सारी की सारी रेफ्लेक्शन इंटरनली हुई, इसी वजह से हम इसका नाम टोटल इंटरनल रेफ्लेक्शन देते हैं। इसीलिए ऑल द लाइट इज नाउ रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगेन समझें, इंसिडेंट रे हुई यहाँ, लेकिन कोई भी लाइट रेफ्रेक्ट नहीं हुई है, सारी की सारी लाइट रेफ्लेक्ट हो गई है। और ये रेफ्लेक्ट तब होती है जब आपकी क्रिटिकल एंगल 42 के करीब हो और 42 से एंगल ज़्यादा हो क्रिटिकल एंगल की, तब रेफ्लेक्टेड रे होती है। जब आपके पास सिर्फ रेफ्लेक्टेड रे मिले इस एंगल के ऊपर, तो हम उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। If the incident ray now enters the block at an angle greater than the critical angle 42, no light is refracted. तो कोई भी लाइट रेफ्रैक्ट नहीं होगी, यानी कि वो लाइट जो बेंड होती है वो नहीं, बाकी ये जो लाइट रेफ्लेक्ट होती है, जो बाउंस बैक होती है, वो आ जाएगी। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सेमी सर्कुलर ब्लॉक के अंदर अगर हम पढ़ें कि वाटर की जो क्रिटिकल एंगल है वो 49 डिग्री है, यानी कि 49 डिग्री अगर बनेगी, या 49 डिग्री से अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर पूरी की पूरी लाइट जो पानी के ऊपर गिरेगी, पूरी की पूरी लाइट पानी के ऊपर से निकल आएगी बाहर, कोई भी लाइट पानी के अंदर नहीं रेफ्रेक्ट होके जाएगी। अगर आप क्रिटिकल एंगल 49 से ज़्यादा जो है वाटर की जो एंगल इंसिडेंट रे के एंगल रखते हैं, इसी तरह गिलास यानी शीशा,
शीशे के अंदर अगर आप कोई लाइट लगाते हैं, इंसिडेंट रे लगाते हैं, फ़र्ज़ करें अगर ये शीशा है और आपने जिस एंगल से लगाया वो 42 डिग्री से, जो 41 डिग्री से वो एंगल है वो ज़्यादा है, तो गिलास के अंदर वो लाइट रेफ्रैक्ट होके नहीं जाएगी, सारी की सारी लाइट गिलास से लग के वापस आ जाएगी, क्योंकि वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमारे पास कुछ मिसाल है, उनमें एक ये भी है पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप का ये है कि लाइट यहाँ से आएगी, जो भी लाइट लगेगी सारी की सारी रिफ्लेक्ट होगी यहाँ, इसीलिए इस पॉइंट के ऊपर जो भी लाइट लगेगी वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए हर पॉइंट के ऊपर पेरिस्कोप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो पेरिस्कोप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक मिसाल है। इसी तरीके से आपके पास है ये बाइसिकल के ये जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, बाइसिकल के रिफ्लेक्टर्स इस तरह से होते हैं कि जो भी लाइट इनके अंदर से जाती है ना, वो सारी उनके अंदर से टकरा के सीधी वापस आ जाती है। मतलब कोई भी लाइट इधर उधर बेंड नहीं होती। लाइट बेंड नहीं हुई मतलब रेफ्रैक्शन नहीं हुई, रेफ्रैक्शन नहीं हुई तो क्या हुआ जी, रिफ्लेक्शन हुई। रिफ्लेक्शन तो हुई, क्या पूरी लाइट गुजर आई? जी हाँ, बिल्कुल गुजर आई। अगर पूरी वापस आ गई, अगर टोटल ही वापस आ गई, तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। यहाँ देखें, ये लाइट जा रही है, जैसे ही इसके साथ इसने टकराया पूरी की पूरी यहाँ ये जो है यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। अब इससे के साथ जैसे इसने टकराया पूरी की पूरी ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ आ गई। तो इस हिसाब से यहाँ जो रिफ्लेक्शन हुई टोटल जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद आपके पास है प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स। आपके पास ये जो प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स हैं, इनके अंदर ये होता है कि आपके पास ये जो लाइट है, आपके पास लाइट आती है और इसके साथ टकरा के यूँ चली जाती है, फिर जैसे इसके साथ इसने टकराया फिर वो यूँ ही लाइट जो है वापस आती है। मतलब कोई भी इधर उधर कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रही, कहीं भी लाइट का आधा हिस्सा बेंड नहीं हो रहा, सारी की सारी जो लाइट यहाँ लग रही है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ जो लाइट लग रही है वो भी टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है। इस वजह से बाइनोक्यूलर्स के अंदर, प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स के अंदर भी जो टोटल लाइट है वो टोटल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। इसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं हमारे पास, वो वेरी थिन फ्लेक्सिबल रॉड्स होती हैं, मोड्स एंड स्पेशल ग्लास होती हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बने हुए। ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर भी इस तरह से होता है कि जो लाइट है वो इंटर होती है ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, जो भी लाइट लगती है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, इंटरनली टोटल वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए हमने इसको कहा कि ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम कर रही है। जिस तरह ये एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप क्या होता है कि डॉक्टर्स जो हैं इंसान की इस मुंह के अंदर डालते हैं, वो नीचे तक चले ले आते हैं। अब इसके ज़रिए से वो सर्जन्स जो हैं वो इनसाइड द बॉडी देखते हैं। अब ये जो एंडोस्कोप है ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज़ करता है। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन की कैलकुलेशन अगर करें तो स्नेल्स लॉ हम पढ़ते हैं, व्हेन लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड, जब आपकी लाइट रिफ्रैक्ट होगी, एन इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगी उतनी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बढ़ेगी। इस हिसाब से इसका जो फार्मूला है वो साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जो कि स्नेल्स लॉ कहलाया जाता है। अब स्नेल्स लॉ के अंदर ये है कि अगर एक रे है जो एयर मीडियम से आ रही है और वो ट्रांसफ़र हो रही है गिलास मीडियम में, एयर के अंदर वो इंसिडेंट एंगल बना रही है 15 डिग्री की और गिलास के अंदर वो रेफ्रैक्टेड एंगल बना रही है 10 डिग्री की। अब अगर हम उसकी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें तो साइन 15 डिग्री जो है वो साइन, उसके साथ हम इंसिडेंट एंगल लगाएंगे, उसके नीचे हमने लगानी उसकी रेफ्रैक्टेड एंगल। ऊपर हमने 15 डिग्री लगाई जो कि इंसिडेंट थी और नीचे हमने लगाई रेफ्रैक्टेड एंगल जो कि 10 डिग्री है। जब हमने साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाला तो मिला 0.26 और साइन 10 डिग्री का वैल्यू निकाला तो वो मिला 0.17। इस हिसाब से जब इन दोनों को डिवाइड किया तो जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमें मिला वो है 1.5। उसके बाद हमारे पास है दूसरा वैल्यू कि अगर इंसिडेंट एंगल जो एयर से आ रही है वो 45 डिग्री बना रही है, जैसे ही वो किसी दूसरे मीडियम में यानी गिलास में वो जा रही है तो उसकी जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेफ्रैक्टेड एंगल है वो 28 डिग्री हो रही है।
अब हमने इसको स्नेल्स लॉ के हिसाब से मालूम करना है कि इसकी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। साइन जो आई है वो 45 डिग्री है और साइन 28 यानी कि रेफ्रैक्टेड 28 डिग्री है। साइन 45 डिग्री का जब हमने वैल्यू निकाला तो वो है 0.71 और साइन 28 डिग्री का जब हमने वैल्यू निकाला तो वो है 0.47। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें मिला 1.5। इस हिसाब से हमें जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है इस पोजीशन का वो हमें 1.5 मिला है। यहाँ हमारे पास यह है कि हमारे पास इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री बना रही है और रेफ्रैक्टेड एंगल 35 डिग्री बना रही है। इंसिडेंट एंगल चूँकि एयर में है और ग्लास के अंदर रेफ्रैक्टेड रे है जो कि 35 डिग्री बना रही है। साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री हमने किया। साइन 60 डिग्री इसलिए क्योंकि साइन आई का वैल्यू 60 डिग्री है और साइन आर का जो है वो 35 डिग्री है। 60 डिग्री का जो वैल्यू हमने निकाला साइन 60 का वो है 0.87 और साइन 35 डिग्री का जो हमने वैल्यू निकाला वो है 0.57। इस हिसाब से हमें जो वैल्यू मिला वो है 1.5। स्नेल्स लॉ एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई का जो वैल्यू है वो साइन इंसिडेंस और साइन आई जो है वो साइन रेफ्रैक्टेड है। ये जो है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला था। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है। एयर के अंदर जो इंसिडेंट एंगल एक रे बना रही है वो 45 डिग्री है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 डिग्री है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 यूनिट है, तो आप बताएं कि उसकी रेफ्रैक्टेड एंगल क्या होगी। तो ये हम फार्मूला इस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आर आई इज़ इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.33 मिला हुआ है। साइन आई जो है साइन 45 डिग्री है और साइन आर जो है हमें मिली हुई नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसलिए जो साइन आर डिवाइड में है अगर, तो ये दूसरी साइड जाएगी और 1.33 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो साइन आर जो है वो 0.532 हो जाएगा। और अगर हमने आर का वैल्यू लेना है तो साइन इनवर्स 0.532 का जो वैल्यू निकलेगा वो हमें आर इज इक्वल टू 32 डिग्री होगा। यानी कि जो रेफ्लेक्टेड रे है वो 32 डिग्री बना रहा है। उसके बाद हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो आपके ये है जिसमें आपकी इंसिडेंट रे हमारे पास यहाँ लग रही है और उसके बाद जो पूरी रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमने उसको कहा कि रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद जो दूसरी है वो है रेफ्रैक्टेड रे और रेफ्रैक्टेड रे हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो रही है। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होगी तो वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनती है। इफ़ द रे डायरेक्शन इज़ रिवर्स्ड, अगर आप रे का डायरेक्शन रिवर्स करें तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ नाउ 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 90 डिग्री बन जाएगी एंड द एंगल सी इज़ नाउ द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, और एंगल सी जो है अभी वो एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन हो जाएगी। इसी तरह जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन आई अपॉन साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन साइन सी जो कि क्रिटिकल एंगल है। इस हिसाब से हमारे पास जो फार्मूला मिला वो है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन साइन सी डिग्री टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। आर आई इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 1, तो हमने लिखा आर आई इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी यानी कि साइन क्रिटिकल एंगल, तो 1 अपान साइन सी हमारे पास वैल्यू मिलता है। या अगर हम इसका वैल्यू ऐसे निकालें साइन सी इज इक्वल 1 अपान आर आई तो भी इसमें कोई गलती नहीं है। इफ़ द आर आई ऑफ गिलास इज इक्वल टू 1.5 then sin c is equal to 1 upon 1.5 because the 1.5 is the refractive index and we have to write refractive index in the bottom of this denominator. So after that we will get the value 0.67 और जो हमें रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी क्रिटिकल एंगल का जो हमें वैल्यू मिला वो है 42 डिग्री। तो जो क्रिटिकल एंगल है वो यहाँ 42 डिग्री है और उसका वैल्यू फाइंड करने का जो बेस्ट वे है वो यही फार्मूला है आर आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ यूजुअली डेनोटेड एज एन। किसी भी मीडियम का अगर हमने कोई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़ाहिर करना है तो वो हम ज़ाहिर करते हैं एन के साथ। फॉर अ मीडियम ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एन साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। तो साइन सी
की जगह हमने जो क्रिटिकल एंगल लिखनी है और n की जगह हमने उस मीडियम की जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिखनी है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इफ़ द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 2.42। क्रिटिकल एंगल डायमंड की क्या होगी अगर उसकी जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। तो हमारे पास फार्मूला है साइन सी इज इक्वल टू 1/n। साइन सी की जगह हमने वैल्यू लिखना है, उसके बाद 1/n की जगह हमने वैल्यू लिखना है 2.42। n जो है वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो n की जगह 1/2.42 लिखा, तो वैल्यू हमें मिला 0.413। अब हमने मालूम करना है c, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.413 जो वैल्यू मिलेगा हमें वो मिलेगा 24.4 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्रिटिकल एंगल है डायमंड के लिए वो 24.4 डिग्री है। लेंसेज एंड रेफ्रैक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो भी उसके अंदर रेज आती हैं उन सब को वो कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उस पॉइंट से लेकर जो उस लेंस की जो सेंटर है, उस लेंस का जो कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसी तरीके से जो आपकी डाइवर्जिंग लेंस है यानी कॉन्केव लेंस है, इसके अंदर जो रेज आती हैं वो रेफ्रैक्ट भी होती हैं और रेफ्लेक्ट भी होती हैं। रेफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाती हैं, बाकी जो रेज फोकस करती हैं वो रेफ्रैक्ट होके जाके फोकस करती हैं उस फ्रंट साइड के ऊपर, जिस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब इसकी जो फोकल पॉइंट है या फोकल लेंथ है, हम इस फोकल पॉइंट से लेकर इस सेंटर तक हम जो टोटल डिस्टेंस है वो हम फोकल लेंथ लेंगे। इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है क्योंकि ये उल्टी साइड इसकी फोकल लेंथ बन रही है। इस हिसाब से इसकी जो इमेज है वो यहाँ बन रही है, तो इसकी इमेज भी नेगेटिव होती है। तो ये चीज़ें हमने थोड़ी आइडियली समझ लेनी है। What happens to light as it passes through the lens? जैसे ही कोई लाइट लेंस से गुजरती है तो आखिर उसके साथ होता क्या है? उसके साथ ये होता है कि अगर इसको हम जूम आउट करें तो ये जो रे है, ये रे 2 मरतबा रेफ्रेक्ट होती है। फर्स्ट पॉइंट पे जैसे ही रे लगेगी तो थोड़ी बेंड होगी, जैसे ही इस पॉइंट पर लगेगी अगेन बेंड होगी, तो इसको हम रेफ्रैक्शन कहते हैं। एज द लाइट पासिस थ्रू द फर्स्ट फेस ऑफ द लेंस, लेंस के अगर पहले चेहरे से लाइट जो है वो लगेगी तो वो जो लाइट है बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी तरीके से एज द लाइट पासिस थ्रू द सेकंड फेस, जैसे ही लाइट सेकंड फेस से गुजरेगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्शन, वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन के से जो लाइट है वो बेंड अवे हो जाएगी। इस हिसाब से हमारी जो लाइट है हमें वो पूरी की पूरी लाइट यहाँ कन्वर्ज होके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर मिलती है। लेंसेज एंड इमेजेस के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्जेक्ट की हमें जो इमेज अगर हमने लेनी होती है तो वो हम इमेज कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए से लेते हैं। रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर दूर वाले ऑब्जेक्ट की हमने तस्वीर लेनी है तो जो वहाँ लेंस हमने यूज़ करना है दैट शुड बी द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो भी रेज आती हैं पैरेलल रेज, उन सब रेज को कन्वर्ज करके हमें इमेज बना के देता है। लेकिन एक मसला है कि कॉन्वेक्स लेंस हमें जो इमेज देता है वो हमें इमेज उल्टी बना के देता है। उसका हेड डाउन होगा और फुट जो होंगे उसके वो अप होंगे। द इमेज ऑन द स्क्रीन इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, वो उसकी रियल इमेज है और वो इन्वर्टेड भी है यानी कि अपसाइड डाउन है। लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर कंसीडर टू बी पैरेलल, जो भी लाइट रेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आती हैं वो लाइट रेज हम उनको पैरेलल कंसीडर करते हैं, ताकि जो और वो होने भी कंसीडर चाहिए, होने भी पैरेलल चाहिए, ताकि इमेज के अंदर अगर लेंस के अंदर से पास हों प्रिंसिपल फोकस से तो हमें वहाँ जाके एक जगह इमेज बना के दें। लेंसेज एंड रे डायग्राम प्रिडिक्टिंग वेयर कॉम्प्लेक्स लेंस विल फॉर्म इन इमेज, ये हमारी स्टैंडर्ड रे है थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस जो गुजरेगी। और ये रे हमारी जो है स्टैंडर्ड रे 2 है जो हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है एंड देन पासिस थ्रू द एफ आफ्टर लीविंग द लेंस, लेंस के से गुजरने के बाद वो रे फोकस में से गुजरती है, इसको हम स्टैंडर्ड रे 2 कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड रे 3, ये जो रे है ये हमारी F1 ये कि फोकस जो लेंस से पहले वाला है उसमें से गुजरती है और उसके बाद जाके लेंस से गुजरती है। द इमेज प्रोड्यूस इज़ रियल, यहाँ जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास यहाँ इमेज प्रोड्यूस होगी वो रियल होगी
एंड इन्वर्टेड होगी एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट बड़ा है तो हमें इमेज कॉन्वेक्स लेंस के अंदर छोटी नज़र आएगी। ओनली टू ऑफ द स्टैंडर्ड रेज आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट व्हेन दे गो एज द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टूवर्ड्स द लेंस। जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के क्लोजर आता है, अगर हमने ऑब्जेक्ट ये यहाँ है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह साइड आ जाए तो ये जो इमेज है फिर वो दूर हो जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर होता जाएगा इमेज दूर होती जाएगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा इमेज जो है वो नियर होती जाएगी। द इमेज बिकम्स बिगर एंड फर्दर अवे। वो इमेज बड़ी भी होती जाएगी और दूर भी होती जाएगी। यूजेस जो कॉन्वेक्स लेंस के हैं वो उसका बड़ा मिसाल है प्रोजेक्टर के अंदर उसका इस्तेमाल होना। प्रोजेक्टर के अंदर जो मल्टीमीडिया है जो स्कूल्स के अंदर यूज़ होती है, उसके अंदर जो स्लाइड होती है वो इस पॉइंट के ऊपर होती है। बाकी इस प्रोजेक्टर की जो अपना लाइट सोर्स है वो यहाँ लगा होता है। वो कॉनकेव मिरर के अंदर से लाइट लग के छोड़ के वो इस स्लाइड के साथ मिलकर ये पूरी स्क्रीन के साथ वो रेज जो हैं डाइवर्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर हमारी स्लाइड दिखाई देती है। दूसरा जो मिसाल है इसका कॉन्वेक्स लेंस का जो दूसरा यूज़ है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में हम क्या करते हैं कि फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो तस्वीर है हमें दूसरी तरफ वो मैग्नीफाई होके मिलेगी। तो इस हिसाब से हमारी जो आई है वो जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को देखेगी, हालांकि ऑब्जेक्ट ये इतना छोटा था लेकिन वर्चुअल उसकी इमेज जो है वो अपराइट एंड मैग्नीफाइड होगी, अपराइट भी होगी और वो बड़ी इमेज हमें दिखाई देगी। द रेज अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पोजिशन बिहाइंड द लेंस। जो रेज हैं वो अपीयर होंगी जैसे वो आ रही हैं लेंस के पीछे से। द इमेज इज़ अपराइट एंड मैग्नीफाइड। इमेज अपराइट होगा और मैग्नीफाइड होगी, एंड वो जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी बिकॉज नो रेज एक्चुअली मीट टू परफॉर्म इट। कोई भी रेज जो हैं वो एक्चुअली उसको मीट करके परफॉर्म नहीं हुई। दे इमेज के नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर परफॉर्म नहीं है। अगर रेज वहाँ गई होती खुद और फिर इमेज बनता तो हम कहते हैं ये रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज हम तब कहते हैं जब आपकी रेज वहाँ रियल में जाएं नहीं, आपकी रेज जहाँ से लग के वहाँ वापस आ जाए। हकीकत में रेज वहाँ जाए ही नहीं लेकिन फिर भी वहाँ इमेज आपको नज़र आए, तो ऐसी इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस के का रे डायग्राम। प्रिडिक्टिंग वेयर अ कॉनकेव लेंस विल फॉर्म एन इमेज। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये जो रे है ये इस तरह से डाइवर्ज भी हो जाएगी और इसी तरह से ये पीछे मुड़कर कन्वर्ज भी हो जाएगी इस फोकल पॉइंट के ऊपर। अब जो हमारी इमेज है वो ये तो रेस डाइवर्ज हो गई, हमारी इमेज इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ ही लेंस के वन साइड जो है मिलेंगी। द इमेज इज़ वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड। वो थोड़ी धुंधली होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। जितनी इमेज ऑब्जेक्ट की थी उतनी इमेज हमें नज़र नहीं आएगी। In the second video, we will discuss about the electromagnetic spectrum. We will discuss what happened before ionization, what will happen after ionization, what are the applications of the X-rays, microwaves, how they behave, and what is the electromagnetic spectrum, and what are the things, and how electromagnetic spectrum work. All these things will be discussed in the next video. Hope you will be there.